सिस्को प्रेस की 2 बुक्स है, शॉर्ट लैम्बी की एक ही है। नहीं मुझे बातें लगती है उसमें, वो आधे टाइम तो बातें करता रहता है। अगर 4 पेज में उसने सिर्फ 4-5 लाइनें होंगी जो आपको मतलब की होंगी, बाकी तो उसने बातें कर रखी शॉर्ट है उसमें। लैम्बी नया वर्जन भी आया, वो ज़्यादा सही है। नया वर्जन भी आ गया उसका, एडिशन जो है। एडिशन नहीं आई है, जब मैंने करी थी ना तो मेरे को पुरानी वाली दी थी इन्होंने। आप ऑनलाइन भी आ गई होगी वो। आया 1 साल पहले ही आया। चलो गाइस शुरू करते हैं आज का खेल। स्टैटिक राउटिंग याद होगी, कल पढ़ाई थी आप लोगों को सबको। तो गाइस कल मैंने आपको बताया था कि अगर R1 को R2 के किसी भी लैन नेटवर्क पे जाना है, करेक्ट, /8 पे, और यहाँ पे उसने आईपी एड्रेस दे रखा है 192.1.12.12.0/24, करेक्ट। उसके बाद गाइस आप ध्यान से देखो इसको कि यहाँ पे अगर मैं एक और लिंक लगा देता हूँ, करेक्ट, और इसको लिख देता हूँ 192.1.23.0/24, करेक्ट। अब गाइस राउटर 2 के पास अगर मैं 2 स्टैटिक राउट डाल देता हूँ टुवर्ड दिस गाय, तो मेरा कमांड सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, आईपी स्पेस व्हाट, राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, सबनेट मास्क और नेक्स्ट स्टॉप। एक नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा इसका इंटरफेस, एक नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा ये वाला, तो आपके पास 2 राउट आ गए, करेक्ट। कल इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग याद थी, याद है कंडीशन क्या है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की? हाँ प्रीफिक्स लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। एडी वैल्यू और मैट्रिक सेम होनी चाहिए। मैट्रिक तो इसमें है ही नहीं, है ना। प्रीफिक्स लेंथ तुम उल्टे सीधे डालोगे नहीं, है ना, सेम ही डालोगे। तो रह क्या गया? एडी वैल्यू। कल एडी वैल्यू का यूज करके आपको बताया था कि आप प्राइमरी या सेकेंडरी चूज कर सकते हो, ठीक है। देखो गाइस बहुत ध्यान से देखो इसको। राउटर आपको कह रहा है कि मेरे पास 2 आईपी राउट्स हैं, मैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करूंगा। यहां से दोनों राउट उठ के आपके राउटिंग टेबल में जाएंगे, करेक्ट। बट राउटिंग टेबल पुराने जमाने में होता था कि राउटिंग टेबल डिसीजन लेता है। आजकल के टाइम में गाइस हार्डवेयर स्विचिंग है हमारे पास। कौन सी स्विचिंग है? हार्डवेयर स्विचिंग। आज हम पढ़ेंगे राउटर के स्विचिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। क्या है? राउटर्स स्विचिंग मैकेनिज्म। सबसे पहला है गाइस प्रोसेस स्विच, और इंग्लिश में लिखना है तो प्रोसेस स्विचिंग। पहला स्विचिंग मेथड है राउटर के अंदर। वो याद है मैंने स्विच के अंदर आपको बताया था, फ्लडिंग, यूनिकास्ट फ्लडिंग, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, उसी तरीके की ये प्रॉपर्टीज है राउटर के अंदर। एक होती है फास्ट स्विचिंग जो कि लेगेसी है, अब यूज नहीं होती है। और एक हो गई आपकी सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। मैं सिस्को के डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे 90%, तो सिस्को एक्सप्रेस के लिए होगा, जूनिपर के लिए अपने कुछ होगा, और हुआवे के लिए अपना कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट 99.9% एग्जैक्टली सेम रहते हैं, ठीक है। चाहे मैं जूनिपर की बात कर लूँ, चाहे मैं हुआवे की बात कर लूँ, ठीक है, कंसेप्ट मोस्टली सेम रहते हैं। बस यहाँ पे सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है, वहाँ पे कुछ और नाम से होगा, कमांड लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी बस। देखो इंजीनियरिंग भाइयों, 3 मेथड हैं, ठीक है। 3 मेथड लिखे नहीं। देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से बताओ? और सीपीयू। अगर मैं तेरे टर्म को रजिस्टर ना यूज करके इसे ब्रॉड टर्म में लिखूं तो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन लिख दूं? इसने टेक्निकल वर्ड में कहा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो आर्किटेक्चर होता है, याद रखना हमेशा 2 ही फॉर्मेट में होता है, एक तो कंट्रोल प्लेन और दूसरा क्या होता है सर? डेटा प्लेन। राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं है? तुम्हारे घर का फ्रिज, स्मार्ट फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं है? है। आपके घर में वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप डिवाइड कर सकते हो आर्किटेक्चरली 2 पार्ट्स में। एक पार्ट आप बोलोगे कंट्रोल प्लेन और दूसरा पार्ट आप क्या बोलोगे? डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है सर जी? कंट्रोल प्लेन होता है जहां पर राउटर अपना दिमाग रखता है,
जैसे आपका दिमाग है, आप अपने माइंड से क्या काम करते हो, डिसीजंस लेते हो। अब मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, तो जब तक आपका माइंड आपसे नहीं कहेगा थप्पड़ मार दे, क्या आपका हाथ मार देगा? लेकिन मारेगा कौन? दिमाग नहीं, हाथ मारेगा, है ना। अब इसी तरीके से गाइस देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन काम करते हैं। देखो डेटा प्लेन इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखता है। जैसे थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारना इज आउटपुट, राइट। डिसीजन का किसने लिया? कंट्रोल प्लेन ने, करेक्ट और नॉट। मुझे इस भाई को धक्का देना है, मेट्रो के आगे मत दे देना किसी को, ठीक है। धक्का देने का डिसीजन किसने लिया? मेरे दिमाग ने। और एग्जीक्यूट किसने किया? हाथ ने। इसी तरीके से गाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी दो तरीके से काम करते हैं। एक तरफ से डेटा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर दूसरी तरफ से उसे बाहर निकालना है या उसके साथ क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यही काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कंट्रोल प्लेन में आप अपना सीपीयू रखोगे। क्या रखोगे? सीपीयू मतलब माइंड, तुम्हारा दिमाग, राइट। सीपीयू के अंदर आप राउटर की बात करेंगे तो क्या रखेंगे? राउटिंग टेबल, करेक्ट। डेटा प्लेन राउटर के अंदर क्या होगा? फॉरवर्डिंग प्लेन होगा, लेकिन क्या होगा? डेटा प्लेन राउटर के अंदर क्या होगा? इंटरफेस, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड। इनपुट और आउटपुट राउटर ने लिया, राउटर को देना है। लेना देना कहां से होगा? इंटरफेस से होगा या सीपीयू से होगा? इंटरफेस से। डेटा प्लेन में अगर मैं राउटर की बात करूं तो क्या आते हैं? और स्विच में क्या होगा फिर? एग्जैक्टली यही इंटरफेसेस, है ना। चाहे राउटर की बात करूं चाहे स्विच की बात करूं, जो मेरा इंटरफेस है उसके अंदर मैंने क्या करा? उसको मैंने क्या बोला? डेटा प्लेन। और जो मेरा सीपीयू है उसे मैंने क्या बोला? कंट्रोल प्लेन। तो गाइस होता क्या है, देखिए जब हमारे पुराने जमाने की बात थी 19 समथिंग समथिंग तक, मैंने कोई पैकेट आया, देखो राउटर की बात कर रहा हूं तो सीधे मेरे वर्ड्स पे बहुत ध्यान दिया करो, जो मैं बोलता हूं टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, कहां पे क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं राउटर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? पैकेट आएगा, करेक्ट। और मैं पैकेट को प्रोसेस करने के लिए कहां पे दूंगा? क्यों? क्योंकि मैं राउटिंग टेबल में डिसीजन देखूंगा या नहीं देखूंगा? करेक्ट। मैं सीधा इसे कहां दिया? कंट्रोल प्लेन में। अब अगला पैकेट आया, फिर कहां जाएगा? कंट्रोल प्लेन ने बताया कि इस इंटरफेस से बाहर निकल जाओ, निकल गए, बाहर आ गए, ठीक है। अब हर पैकेट जो है वो आपका कहां जा रहा है? हर पैकेट, एक राउटर कितने पैकेट भेजता होगा एक दिन के अंदर? बहुत सारे, मिलियंस ऑफ पैकेट भेजता होगा। हर के लिए अगर राउटिंग टेबल देखनी शुरू कर दे तो क्या होगा? बढ़ेगी। यह जो प्रोसेस टेक्निक मैंने अभी आपको सिखाई है कि हर पैकेट जा रहा है सीपीयू के अंदर, वो उसको बोलते हैं प्रोसेस स्विच। उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्विचिंग। उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्विचिंग। अगर कहीं पे प्रोसेस स्विचिंग हो रही है तो देयर आर चांसेस दैट द सीपीयू यूटिलाइजेशन माइट बी हाई। ये वाला लेगेसी है, ये तो है अभी भी, ये है। हर राउट के लिए मतलब वो पैकेट के लिए, चेक करेगा, पैकेट के लिए, पैकेट के लिए, तो ये प्रोसेस स्विचिंग मतलब एग्जिस्टेंस में आता है। हाँ जी सर। देखो एक होता है ट्रांजिट, वर्ड समझो, एक होता है ट्रांजिट और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिट? किसी और से होके गुजरना, या एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म पे उसे नहीं रुकना है ना, सीधा जाना है ना, तो उस प्लेटफॉर्म या उस स्टेशन के लिए, वो ट्रेन के लिए वो स्टेशन क्या हो गया? ट्रांजिट। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से चली, वो उस प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है, करेक्ट है ना। ट्रांजिट ट्रैफिक और सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, राउटर का ओन जनरेटेड ट्रैफिक इज ऑलवेज सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक, करेक्ट है ना। और राउटर ने कहीं से पैकेट रिसीव करा, सिर्फ उसको आगे देना है, उसके लिए नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिट। याद रखना, सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक इज ऑलवेज प्रोसेस स्विच्ड।
अगर आपका ट्रैफिक आप खुद जनरेट कर रहे हो, तू अपने राउटर से पिंग कर रहा है, तो तेरा पैकेट हमेशा क्या होगा, प्रोसेस स्विच होगा। क्या होगा, प्रोसेस स्विच। ये भाई पिंग कर रहे हैं किसको, इनको होके किससे जानना है, मेरे से। तो मेरे लिए इनका जो पिंग आया वो क्या हो गया, ट्रांजिट। सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक हमेशा क्या होगा, प्रोसेस स्विच। समझ आया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तुम पिंग करो, तुम ट्रेस राउट करो, हमेशा पैकेट कहां जाएगा, राउटिंग टेबल के अंदर। वहां पे क्या होता है, देखो अब आओ वापस इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। राउटिंग टेबल में कितने राउट्स, 2 राउट। रैंडमली तुम्हारा राउटिंग टेबल जब तुम्हारा पैकेट आता है और सीपीयू के पास जाता है ना, रैंडमली इन दोनों में से कोई भी पाथ उठा के वो दे देता है आपको, ठीक है। उसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, बहुत डीप में अगर जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे शायद समझ पाए, एक ट्रिगर और सिग्नलिंग का कंसेप्ट आता है ना, ट्रिगर और सिग्नलिंग का एक कंसेप्ट आता है। मैं एक ट्रैफिक को सिग्नल करना चाहता हूं, तो जब तक सामने वाले से मुझे सिग्नल नहीं रिसीव होगा, मैं उसको उस इंटरफेस पे कभी नहीं डालूंगा। तो ये होता है कि कहां से मुझे पहला सिग्नल मिला, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें हैं, ठीक है ना। जो डिवाइस का बिहेवियर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप विप लगी होती है ना, उनमें से वो सिग्नल भेजती हैं। तो कौन से वाले चिप ने कौन सी पहली सिग्नल भेजी, कौन से इंटरफेस को मिली, वो उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेता है। लेकिन हम ब्रॉडर पिक्चर में क्या कहते हैं कि राउटर जो है, राउटिंग टेबल में से कोई भी एक रैंडम पाथ उठ के चला जाता है। रैंडम नहीं होता, वो सामने वाला जो भी सिग्नल मुझे भेजता है जिस भी इंटरफेस पे, मैं उसको पैकेट पकड़ के पकड़ा देता हूँ। ये थोड़ा सा अंदर ट्रिगरिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। हम लोग राउटिंग टेबल में पढ़ते क्या है, इसको अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए, क्योंकि हमारी राउटिंग में हर तरह का बंदा आता है, ज़रूरी नहीं है अगर कोई इंजीनियर हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रैंडमली आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि कोई भी रैंडमली पाथ वो पिक करके निकल जाता है, क्योंकि आप सिग्नलिंग नहीं पकड़ सकते ना, आप सिग्नलिंग कंट्रोल कर सकते। हाँ, अगर आपको एआई आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप कर सकते हो जुगाड़, और पढ़ने शुरू कर दो अगर जिसने नहीं पढ़ी है एआई थोड़ी सी, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या होता है, रैंडम पाथ सेलेक्ट हो जाता है कोई भी। मैं गया राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल ने मुझे ये वाला ऊपर वाला पाथ पकड़ा दिया, हो सकता है अगले पैकेट में इसके लिए सिग्नल ही ना है, नीचे वाले से लिए आ जाए, है ना। तो मैं नीचे वाला, इसी को बोलते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो अगर मेरे पास 2 राउट्स हैं, ठीक है ना, तो मैं कोई सा भी पैकेट इन दोनों में से किसी भी रैंडमली किसी को भी पकड़ा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास प्रोसेस स्विच है सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक के लिए, तो मेरा राउटर क्या परफॉर्म करेगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। सर समझ में आ गई कैसे होगी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है ना। 2 राउट कल डाल दिए थे राउटिंग टेबल में, आज समझ रहे हैं कि उनका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ठीक है। तो गाइस देखो बहुत ध्यान से, अगर मेरे पास R1 से कहीं जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है, रैंडमली मेरा राउटर या तो इस पे डालेगा या इस पे डालेगा, कभी इस पे डाल देगा, कभी इस पे डाल देगा, कभी इस पे डाल देगा। इसी को बोलते हैं क्या, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो अगर राउटर के अंदर 2 राउटिंग टेबल के अंदर 2 राउट हैं, तो राउटर कोई भी पैकेट पकड़ के कहीं से भी रैंडमली निकल जाता है। समझ में आया सर जी, बिल्कुल क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। अब गाइस बात करो, देखो पहले क्या होता था, राउटर है फॉर एग्जांपल, राउटर पे 10 पोर्ट मान लो, 10 पोर्ट का राउटर है 1900 सीरीज का राउटर है, या 28 का मान लो, तो मैक्सिमम मान लो 15 इंटरफेस का राउटर, या 20 मॉड्यूल लगा दिए, 20 इंटरफेस का राउटर, करेक्ट। इससे ज़्यादा तो नहीं होते ना, है ना, आज के टाइम में भी नहीं होते इससे ज़्यादा तो इंटरफेसेस, है ना। मेरे पास एक स्विच आया 48 पोर्ट का, मैं स्विचिंग पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों से मैं बात कर सकता हूं MLS, मल्टी लेयर स्विचिंग, मल्टी लेयर स्विच, लेयर 3 स्विच। मैं आपको SDM भी बता चुका हूं, स्विच डेटाबेस मैनेजमेंट के पूरे इंटरफेस को कैसे बदल देते हैं। तो मान लो, अब गाइस बहुत ध्यान से समझो मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, 48 पोर्ट का एक MLS स्विच है मेरे पास, मल्टी लेयर स्विच, करेक्ट। 48 पोर्ट पे 48 पैकेट आ रहे हैं हर सेकंड के अंदर, हर मिली सेकंड के अंदर, करेक्ट। हर 48 मिली सेकंड के पैकेट को मैं रिसीव कर रहा हूं और कहां भेज रहा हूं, हाँ डेस्टिनेशन पे नहीं, राउटिंग टेबल के अंदर प्रोसेस स्विच हो रहे हैं प्रोसेस स्विचिंग के अंदर कहां भेजा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सारे पैकेट को सीपीयू के पास भेजेगा अगर प्रोसेस स्विच होगी, करेक्ट। और फिर क्या बढ़ेगी, मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जाएगी या नहीं जाएगी, गई हाई। उसके लिए गाइस जब हमने MLS जनरेशन 1 निकाला, कौन सा, तो हम लोगों ने बात करी किसकी, फास्ट स्विचिंग की,
किसकी? फास्ट स्विचिंग की। इसमें थोड़े से इन्होंने कंसेप्ट बदले। इन्होंने डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन को नए नाम दिए। इन्होंने नाम दिए क्या? स्विच इंजन, जो इन्होंने डेटा प्लेन को बोला, और सीपीयू को इन्होंने क्या बोला? राउट प्रोसेसर, आरपी। स्विच इंजन और आरपी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा स्टैक, याद है? मैंने एक 9 स्विच जोड़ के स्टैक बना दिया। कितने पोर्ट वगैरह? मान लो हर पैकेट अगर मैं 48 पोर्ट से निकाल के राउटिंग टेबल पे भेजने लगूं, आग लग जाएगी या नहीं लग जाएगी सीपीयू में? क्यों सर जी? करेक्ट है ना? अब गाइस बहुत ध्यान से देखो, जब फास्ट स्विचिंग आई तो इसको हम बोलते हैं कैशे। एक चीज होती है क्या? राउट कैशे। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं थोड़ी सी, देखो अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं है तो बहुत इसको रिकॉर्ड नहीं करते। बात करते हैं फास्ट स्विचिंग के अंदर। अब आ जाओ राउटर पे, सारे कैरेक्टर को बदल के राउटर पे आ जाते हैं। राउटर है, ठीक है? राउटर को एक पैकेट रिसीव हुआ, इसने सीधा सीधा अपने कंट्रोल प्लेन में भेजा, करेक्ट? वहां से उसने एक पाथ पिक करा। पाथ पिक करने के बाद उसने उसको एक कैशे मेमोरी बनाई और कैशे मेमोरी में डाल दिया, करेक्ट? नेक्स्ट टाइम अगर वही पैकेट सेम सोर्स और सेम डेस्टिनेशन के लिए आया तो रादर देन कंट्रोल प्लेन में भेजने के उसने सीधा कहां भेजा? और सीधा बाहर निकल गया या नहीं निकल गया? ये होगी तुम्हारी फास्ट स्विचिंग राउटर के अंदर। सर जी समझ में आया? पहली बार तो राउटिंग टेबल में जाएगा, कैशे बनाएगा, कैशे बनाने के बाद सीधा निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी टाइम वेस्टेज होता था। कैसे? टाइम वेस्टेज होने के लिए हमारे पास एक चीज थी, क्या? ARP। आर्प तो करेगा नेक्स्ट स्टॉप के लिए, हर बार करेगा, टाइम वेस्टेज था। अब गाइज आया क्या? नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, किसी ने कहा MPLS। ISPs को जैसे ही पता लगी कि ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, उल्टे सीधे सब ISPs ने MPLS पकड़ा दिया। MPLS इसलिए नहीं आया कि वो फास्ट होता है, वो इसलिए आया क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। सबसे बड़ा रीजन है MPLS का इतना फेमस होने के लिए। कैसे करता है वो पढ़ेंगे BGP में, ठीक है? MPLS आने के बाद गाइस हमें चाहिए है कि एक टेबल ऐसी हो जहां पे हम अपने लेबल्स रख सकें। MPLS आप लोगों को पता ही होगा, लेबल्स पे काम करता है ना? जिन्हें नहीं पता वो बहुत ध्यान से समझ लो। एक प्राणी होता है लेबल, स्पेलिंग पता नहीं ठीक है नहीं है, ठीक है? ये प्राणी होता है, ये बहुत अच्छा प्राणी है। अगर जॉब चाहिए बहुत अच्छी तो इस प्राणी को बिल्कुल दोस्त बना लो, ठीक है? ये लेबल जो होते हैं ये जनरेट होते हैं, और इनके लिए अगर जनरेट हो रहे हो तो कोई जगह भी चाहिए होगी रखने के लिए, है ना? और अगर मैं राउटर से पैकेट रादर देन IP लेबल पे फॉरवर्ड करने लगूं तो फिर मुझे एक टेबल अलग से बनानी पड़ेगी कि किस राउट के लिए क्या लेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आया? देखो अब मैं राउटर को IP के बेस पे फॉरवर्ड नहीं कर रहा पैकेट, मैं किसके बेसिस पे कर रहा हूं? लेबल के। तो मैं एक राउट के लिए एक लेबल लगा रहा हूं, तो मुझे राउट और लेबल दोनों रखने के लिए कोई जगह चाहिए, है ना? तो उसके लिए गाइस हमने स्विच के लिए, जब हम स्विच में है तो हमने MLS जनरेशन 2 बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें बदल दी और नई चिप लेके आए जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, A6, है ना? और हर इंटरफेस के ऊपर ये चिप डाल दी, ठीक है? और इस चिप को बोला कि तुम हार्डवेयर लेवल स्विचिंग करो। ये कैसे कर सकती है चिप? हार्डवेयर लेवल स्विचिंग कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे अंदर कुछ टेबल्स बनाएंगे और उनका कुछ काम होगा। हम तुम्हारे अंदर क्या बनाएंगे? एक टेबल्स बनाएंगे जहां पे तुम लेबल भी रख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हो, करेक्ट? उनको रखने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल, उनको भरेंगे कैसे? उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। उस रूल्स के लिए हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली जिसको हम बोलते हैं सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है? अब सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग काम कैसे करती है ये देखते हैं। देखो गाइस, होता क्या है, एक राउटर लिया, ठीक है?
राउटर के डेटा प्लेन को पकड़ा और कंट्रोल प्लेन को पकड़ा। राउटर के राउट्स किस में आएंगे? राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल कहां पे होगी? कंट्रोल प्लेन में। हमने क्या किया, राउटिंग टेबल को पकड़ा और एक एल्गोरिदम चलाई और जो चिप हमने लगाई थी, है ना, इस राउटिंग टेबल की एग्जैक्ट कॉपी उठा के उस चिप में डाल दी। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि चिप के ऊपर ऐसे रख दी, है ना, अंडा तो है नहीं के ऊपर रख दिया और उबल गया। उसके लिए एक टेबल बनाई जिसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, फिब। क्या बोलते हैं इसे? फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। फिब टेबल बनाई और जितने भी राउटिंग टेबल में थे उनको उठा के एग्जैक्ट कॉपी कहां डाल दी? फिब टेबल में। यही नहीं रुके, एक और काम करा। उसने कहा यार आर्क तो फिर भी जनरेट होगी, जितनी भी राउटिंग टेबल में नेक्स्ट हॉप, जैसे कल मैंने आपको दिखाया भी था, नेक्स्ट हॉप आएंगे, करेक्ट, उन सब के लिए पहले ही आर्क करके रख ली। उन सब के लिए पहले ही आर्क करके रख ली। जितने भी नेक्स्ट हॉप थे उन सब के लिए पहले ही आर्क करके कहां रख ली? एक टेबल में। उस टेबल को हमने क्या बोला? एडजेसेंसी टेबल। उस टेबल को क्या बोला? एडजेसेंसी टेबल। अब बहुत आराम से मेरी बात समझो। देखो टेबल मैंने सारी बता दी, अब सिर्फ मुझे बनाना है राउटर को। राउटर के पास एक पैकेट रिसीव हुआ, है ना, करेक्ट। मेरे पास दो टेबल ऑलरेडी बनी हुई हैं। कौन सी? एक तो फिब टेबल बना ली मैंने, है ना, और क्या बना ली? एडजेसेंसी टेबल। मैंने वो जो चिप थी वो इसके इंटरफेस पे लाके डाल दी राउटर के अंदर, है ना, हर इंटरफेस पे वो चिप डाल दी लाके। स्विच के अंदर भी डाल दी, राउटर के अंदर भी डाल दी। अब एक बात बताओ, जब वो चिप राउटर के इस इंटरफेस पे पड़ी होगी तो क्या कभी राउटर इस पैकेट को सीपीयू के पास भेजेगा? क्या कभी आर्प करेगा? नहीं करेगा ना, जरूरत ही नहीं है। तो एकदम से सीधा यहां से आया और निकल गया ना, सीपीयू डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। जो टेबल क्रिएट किया उसका डाटा चेंज तो होने दे, उससे क्या मतलब है? तो राउट चेंज कहाँ होता है? सीपीयू में, राउटिंग टेबल में। तो मैंने बोला ना, जो जो राउटिंग टेबल की रेप्लिकेटेड है वो सीधी सीधी कहाँ जाएगी? जो चेंज वहां हो रहा है वो चेंज यहाँ पे आएगा। गधे, नेक्स्ट हॉप जो है, नेक्स्ट हॉप तो वही राउटिंग टेबल ही चेंज करेगा, है ना। तो राउटिंग टेबल से जैसे मेरे इधर आएगा मैं सीधा उसके लिए आप कर दूंगा। मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि पैकेट आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। मुझे तो करके अपनी टेबल मेंटेन करनी है। ट्रिगर्ड इमीडिएटली। देख होता क्या है, जैसे तेरी राउटिंग टेबल में कोई आर्प वार्प चेंज हुई, है ना, वो सीधी सीधी किस में आएंगी? फिब में। और फिब देखेगा कि इसका नेक्स्ट हॉप चेंज हो गया, है ना, वो इमीडिएटली उसके लिए क्या कर देगा? समझ आया पाजी? अब देखो हमने कितनी टेबल पढ़ी इसके अंदर। देख, सबसे पहले पढ़ी फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, करेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ी? एक होती है पुंट, एक होती है नल, एक होती है ड्रॉप, एक होती है डिस्कार्ड। अरे अभी तो रुक जाओ। एक होती है रिसीव, देख, 1 2 3 4 5 6 और 7। डरा नहीं रहा मैं। सरजीत तक क्लियर हुआ, है ना। अब देखो किसी भाई ने, मैंने इसीलिए ये किताब मंगाई थी आज, CCNP स्विच की, नहीं फर्स्ट नहीं है सर, पेज नंबर 271। अगर किसी ने पढ़ी हो, मैंने बहुत फोकस देके कहा था आपसे। चैप्टर नंबर, पेज नंबर, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर है 272।
ठीक है, पेज नंबर क्या है 272। आज घर जाके इसे पूरा चाट लेना अच्छी तरीके से। हालांकि इसको थोड़ा सा तो मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, मेरे भी हर चीज़ तो याद नहीं रहती। इसे देख लेना। देखो इसमें एक होता है ग्लीन एडजेसेंसी भी होती है, और इसमें एक दो और होते हैं यार, खैर चलो फिलहाल तो इतनी की बात करते हैं। तो गाइस देखो फिब की बात करें पहले आपसे, करेक्ट, फिब की बात करते हैं। फिब में क्या कैसे कैसे देख सकते हो, क्या आप इन्हें देख भी सकते हो राउटर के अंदर या नहीं देख सकते हो, पहली बात तो ये है ना, प्रैक्टिकली इन्हें देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। देखो आप लोग जहां काम करते हो वहां पे iOS यूज होते हैं 15.0, राइट। आपके राउटर्स में सेफ बाय डिफॉल्ट अनेबल होगा, बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जब आप राउटर को यहां से राउट लेके आते हो, करेक्ट, दो राउट आए फॉर एग्जांपल किसी सेम डेस्टिनेशन के लिए, दो राउट आए किसी एक सेम डेस्टिनेशन के लिए, करेक्ट। R1 की फिब टेबल करती क्या है, एक नया टॉपिक निकालती है, लड़का आया नहीं आज, एक नया टॉपिक निकालती है, एक मिनट रुक जाओ, दोनों राउट राउटिंग टेबल के अंदर आ गए, करेक्ट। सेफ क्या करती है, आप क्या करोगे, राउटिंग टेबल के अंदर इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है ना, वो कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। सेफ का एक कंसेप्ट आता है सेफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या आता है, सेफ पोलराइजेशन, करेक्ट। होता क्या है, ये इन दोनों राउट्स को निकालता है, पकड़ लिए, जैसे हाथ से पकड़ लिए है ना, और ये क्या करता है, उनकी एक हेक्स वैल्यू निकालता है एक्सऑर गेट से, किससे, ये एक तरह का दरवाजा होता है, जैसे कल एंड गेट पढ़ा था ना, उस तरीके का एक तरीके का ये भी एक गेट होता है, करेक्ट। ये क्या करता है, इन दोनों को पकड़ता है और इससे एक हेक्स वैल्यू निकालता है, करेक्ट। और पैकेट में जैसे आपको याद है मैंने ईथर चैनल में आपको बताया था, करेक्ट, कि ट्रैफिक इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं होती उसमें, उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम फिनोमेना यहां पे है, करेक्ट। वही सेम फिनोमेना के 0-1 से जाएगा या 1-0 से जाएगा, करेक्ट। वो उसी तरीके से आपकी लास्ट जो आप एक्सऑर गेट निकालोगे, एक्सऑर गेट निकालने के बाद वो इमीडिएटली एक पाथ इसमें से सेलेक्ट करेगा और सारा ट्रैफिक उसी से निकालेगा। कल एक भाई मेरे से पूछ रहा था, उनके ऑफिस में कोई दिक्कत आ रही थी कि सर हमारे यहाँ मेट सब कुछ सेम है, लेकिन राउटर जो है वो एक ही पाथ प्रेफर करता है हमेशा, दो पाथ नहीं होते उसमें, तो वो प्रॉब्लम है सेफ पोलराइजेशन की। लेकिन याद रखना सेफ पोलराइजेशन ओनली वर्क्स ऑन ट्रांजिट ट्रैफिक। मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक इज ऑलवेज व्हाट, प्रोसेस स्विच। सेफ ओनली वर्क्स फॉर ट्रांजिट ट्रैफिक। समझ में आया सर? सेफ किसके लिए काम करता है? ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए। कहीं से कोई और ट्रैफिक भेज रहा है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं सिर्फ ट्रैफिक को, मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? किसी और के लिए है, तो अब सेफ चलेगा। याद रखना अगर मैं पिंग कर रहा हूं बैठ के, तो मैं तो प्रोसेस स्विच करूंगा, एक बार इसे दूंगा, एक बार इसे दूंगा, एक बार इसे दूंगा, एक बार इसे दूंगा। समझ आया सर जी? क्लियर है? और फिर जैसे कोई लोग बोलते हैं कि सर सेफ वेफ नहीं चल रहा, मैं तो पिंग कर रहा था, अपने ही डिवाइस से पिंग कर रहा था, तब भी लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, तो उसमें दिक्कत होती है सिग्नलिंग की, वो डिवाइस का एरर होता है। किसका एरर होता है? डिवाइस का एरर होता है वो, ठीक है। उसमें सिग्नल उधर से आ ही नहीं रहे, है ना। तुम्हारे पास तो राउट है तुम्हारी राउटिंग टेबल में, उधर से वो वाला जो इंटरफेस है वो सिग्नल ही नहीं कर रहा। जब तक वो सिग्नल नहीं करेगा, मैं उसके सिग्नल को इस इंटरफेस पे रिसीव नहीं करूंगा, मैं ट्रैफिक को उस पर डाल ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। मैं बहुत आगे चला गया, छोड़ दो बस इसे। जी
कोई और सोर्स या कोई और डेस्टिनेशन होगा फिर दूसरी लिंक पे चला जाएगा। वही है ना, जैसे एक्सऑर पे वही एक्सऑर ईथर चैनल वाला सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। सर कई जगह मतलब लोड बैलेंसिंग हो रही है आपकी, राउटिंग टेबल में 2 रूट दिखा रहे हैं। राउटिंग टेबल से कोई मतलब ही नहीं है ना। अब तेरा डिसीजन कौन ले रहा है? अब तेरा डिसीजन ले रहा है सेफ। सेफ बताएगा तुझे चिप के अकॉर्डिंग कि मेरा जो, और सेफ में हमेशा पोलराइजेशन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, एक ही रूट दिखेगा बाय डिफॉल्ट। वही ठीक है, राउटिंग टेबल से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि देख हमने कॉपी कहाँ से कर ली, कॉपी कर ली सेफ में आ गई। अब हम राउटिंग टेबल तो देख ही नहीं रहे, अब हम कौन सी टेबल देख रहे हैं? सेफ। तो अब हम सारा ट्रैफिक किससे निकालेंगे? जो सेफ बोलेगा वो कहूँगा। तो राउटिंग टेबल से इक्वल का अगर 2 राउट आ भी रहे हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं बैठता अब देखने का। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा, हो सकता है क्या, तुम्हारा सेफ चल ही रहा होता है, सब जगह चल रहा होता है। तो ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए अगर कहीं पे एक पाथ है तो सेफ पोलराइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता रहा मैं कैसे ब्रेक करेंगे। कुछ तो सीसीआई वाला भी पढ़ा ग्लोबली भी चलाते हैं और इंटरफेस पे भी चलाते हैं नॉर्मली। क्या? तो डिफरेंस क्या होता है? जोर से बोलो। जो है हम ग्लोबली भी कॉन्फ़िग मोड में भी चलाते हैं और इंटरफेस पे जाके कोई फर्क नहीं होता सर। एसिक पर इंटरफेस होता है या पर इंटरफेस होता है। 4 का ग्रुप होता है? नहीं पर इंटरफेस। स्विचिंग में 4 के ग्रुप में बनता है? हाँ 4 या 8। 4 या 8 वो डिपेंड करता है कि आपके स्विच कौन से प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी कर जाता है। 5 भी तो होता है स्विचिंग, 5 PHY वो अलग काम के लिए होती है। अलग काम करता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। तो कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही होती है, तो वो एग्जैक्टली नहीं हो रही होती है। यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा होता है? सेफ ले रहा होता है। सर जी क्लियर है? अब बहुत सी प्रकार की बातें हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ग्लीन एडजेसेंसी है, पंट है, नल है, डिस्कार्ड है, ड्रॉप है। देखो अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे कि अगर नल इंटरफेस नहीं है तो लूप बन जाता है। क्या बन जाता है? लूप। तो जब हम समरी की बात करेंगे कहीं पे भी, क्या बात करेंगे? समराइजेशन की बात करेंगे, करेक्ट। समराइजेशन में याद रखना, जब मैं समराइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूंगा, अभी आप सिर्फ को ओवरव्यू दे रहा हूं। समराइजेशन जब भी हम करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली नल इंटरफेस बन जाता है। समराइजेशन क्यों करते हैं? सीसीएन में पढ़ा है ना, समराइजेशन करते हैं बहुत सारे राउट को एक इकट्ठा राउट करने के लिए एक समराइजेशन हो गई है ना। उसके लिए क्या होता है गाइस कि आपको बहुत सारे राउट नहीं देने पड़ते किसी को, इंडिविजुअली आप समरी करके एक सिंगल राउट प्रोवाइड करा देते हो। सीपी यूटिलाइजेशन उससे राउटर जो है वो फिर सेफ में डाल देता है। सेफ सिर्फ एक ही राउट देखता है 50-60 राउट के बजाय। समझ आया? इसलिए हम समराइजेशन करते हैं। जैसे हम समराइजेशन करते हैं तो किसी भी राउटर पे समराइजेशन करोगे वहां पे एक नल इंटरफेस बनता है। नाला, नाले से निकला नल। अब नाले में अच्छा पानी बहेगा या बुरा पानी बहेगा? बुरा पानी। तो बुरे पानी के लिए सेफ ने कहा यार मुझे पता होना चाहिए, जब सारे डिसीजन मैं लूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा गंदा पानी नाले में जाएगा, है ना। तो गंदा पानी जाने के लिए ये नल इंटरफेस है। अगर कोई लूप बनाने के चांसेस होते हैं, करेक्ट, उसको अवॉइड कराने के लिए क्या बनता है? नल इंटरफेस। तो नल इंटरफेस में सारा ट्रैफिक जो गंदा होता है वो जाता है, ठीक है। तो गंदा ट्रैफिक जाने के लिए सेफ को पता होना चाहिए कि गंदा ट्रैफिक कहां डालना है। उसके लिए वो नल इंटरफेस नल टेबल बनाता है अपने लिए, नल एडजेसेंसी बोलते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट बनी सर। सेफ की जितनी भी टेबल मैंने आपको बताई सब बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। आपको बस आईपी सेफ आपको तो करने की भी जरूरत नहीं है, आपके राउटर में बाय डिफॉल्ट होकर आ रही होती है, करेक्ट। जब मेरा लेयर 2 पे लूप बने या लेयर 3 दोनों पे काम करता है? नल लेयर 3 पे। जबकि वो मतलब एडजेंसी टेबल में तो मतलब मैक भी ले रहा है, मतलब हाँ, मैक का ये लेयर 3 की बात है बस। सर जी इतना क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, ये दोनों वर्ड सेम है या नहीं है? वर्ड सेम है या नहीं है? ये सेम है। इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। एक तो डायरेक्ट मना कर देना, डिस्कार्ड मतलब क्या? हिंदी में लिख कर दो क्या? अच्छी किताब है, इसमें बहुत सारी चेंजेस हो गए। देखो गाइस, ड्रॉप
है ना? डिस्कार्ड, एनकैप्सुलेशन मिसमैच। पता है एनकैप्सुलेशन क्या होती है? CCNA में पढ़ा था, ट्रिपल P HDLC। चेकसम एरर कल बताए थे, वो भी आ जाओ डिस्कार्ड में। चेरे चेकसम एरर आ रहे हैं, पैकेट तो डिस्कार्ड हो रहा है ना। पैकेट किस लिए डिस्कार्ड हो रहा है? चेक कौन करेगा? सेफ टेबल करेगी या नहीं करेगी? सेफ की चिप कर रही है, उसको पता लगा कि मेरे चेकसम एरर आ रहा है, ठीक है ना। उसने क्या करा, सारी एंट्री कहाँ डाल दी? डिस्कार्ड वाले में। तुम्हारा चेकसम एरर अनसपोर्टेड, राउट ही नहीं मिला राउटिंग टेबल में, राउट नहीं मिला राउटिंग टेबल में, करेक्ट। सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा? डिस्कार्ड में। अब U बन गया है चाहे L बन गया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या मैं देख सकता हूँ इसको? देख सकते हो, इन टेबल्स को देखा जा सकता है। कैसे? उसके लिए खोलना पड़ेगा क्या? GNS शो IP सेफ। तुम्हारे राउटिंग प्रोटोकॉल याद है? राउटिंग प्रोटोकॉल की IPs रिप की क्या होती है? 224009 है ना, है ना। EIGRP की क्या होती है? 10, OSPF की 5, है ना। देखना सारी इसी रेंज में आती है या नहीं आती है? आती है ना। राउटर क्या कह रहा है कि मैं अगर कुछ भी होगा तो इनमें से सारा ट्रैफिक क्या कर सकता हूँ? रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, करेक्ट। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, ठीक है। हर राउटर की ये कैपेबिलिटी होती है। ये होती है आपकी फिब टेबल। अभी मैंने कुछ इसमें कुछ करा नहीं है, तो ये आपको कोई नेक्स्ट हॉप इंटरफेस दिखा नहीं रहा है यहाँ पे कि कहाँ से बाहर निकालना है। अब देखो शो IP सेफ और क्वेश्चन मार्क मारो यहाँ पे, देखना कितनी सारी चीजें आई। ठीक है, यहाँ पे कहीं ड्रॉप दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, है ना। लो लिखो फिर ड्रॉप। सर जी क्या क्या कह रहा है? देखना, अनरिजॉल्व्ड एड्रेस है या नहीं है ना। एनकैप्सुलेशन फेलियर है या नहीं है? चेकसम एरर है या नहीं है? और राउट नहीं है राउटिंग टेबल में, ये भी लिखा हुआ है या नहीं है? अब कुछ भी पैकेट कहीं से भी कहीं उठ के जाएगा। शो सेफ ड्रॉप मारो जितनी भी राउटिंग टेबल ने प्रॉब्लम रिसीव करी है। अब जैसे मैं कह रहा था ना आपसे, सर मेरा एक चेकसम एरर आ रहे हैं राउटर पे, तो चेकसम एरर चेक कहाँ से करोगे? फिर वो परमानेंट कीवर्ड का यूज करके तुम एक को परमानेंट बना लोगे। यू से समझ में आया अब? ठीक है। अब आपने ये राउटर ने चेकसम एरर रिसीव करे, कल मैंने आपको बताया था कि परमानेंट कीवर्ड लगा के फिर सारा ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट कर दोगे, उसको कभी यूटिलाइज ही नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पास चेकसम एरर आ रहे हैं? तो मैं इस टेबल में जाके देखूंगा कि वहां पे चेकसम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर चेकसम आ रहे होंगे तो मैं सीधा सीधा परमानेंट कीवर्ड लगा दूंगा अपने स्टैटिक राउटिंग पे कि वो हमेशा उसको यूटिलाइज ना करे, हमेशा इसको यूटिलाइज करे। समझ में आ गया पाजी? ठीक है। अब ACL तो चेक करना मैंने बता ही दिया था कल आपको, शो IP एक्सेस लिस्ट, है ना, वो आप देख लेना वहां पे जाके। तो क्या ये तो दो हो गई। अब कुछ और भी है मेरे पास, क्या? पॉइंट और सेफ। ऐसा भी तो हो सकता है मेरा राउटर सेफ पैकेट सेफ स्विच ना हो। मान ले कोई ऐसी कंडीशन होगी, आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिट के लिए भी ट्रैफिक सेफ स्विच ना हो? सेफ अनेबल है, तब भी ट्रैफिक जो है वो सेफ ट्रांजिट ट्रैफिक, तब भी सेफ स्विच नहीं हो रहा, मेरी यूटिलाइजेशन आई जा रही है। उस कंडीशन में क्या करोगे? पंट एडजेसेंसी। कौन सी एडजेसेंसी? पंट एडजेसेंसी। सेफ अनेबल है
मगर राउटर सेफ स्विच कर ही नहीं रहा। किस कंडीशन में कर सकता है? नेट। अगर नेटिंग है तो राउटर का वो पैकेट जो नेट हो रहा होगा वो कभी सेफ स्विच नहीं होगा। ठीक है, देखो उसकी टेबल भी देख सकते हो, शो सेफ नॉट सेफ स्विच्ड। चलो शाबाश। ठीक है सर जी, नेटिंग वगैरह हो रही है, आईपी रीडायरेक्ट की कमांड पड़ी हुई है। ठीक है, उस कंडीशंस में टीटीएल एक्सपायर हो गया, सेफ स्विच नहीं हो रहा पैकेट, है ना। सबसे बड़ा रीजन होता है नेटिंग के अंदर। याद रखना, आप 99% नेट करोगे, अगर नेटिंग है कहीं पे तो ट्रैफिक सेफ स्विच नहीं होगा उनके लिए जो सेफ से मैच कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आपकी इस किताब में बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो इसने कौन कौन से और रीजंस बताए सेफ को नॉट सेफ स्विच के लिए। इसने बताया टीटीएल एक्सपायर्ड, एमटीयू एक्सीड हो गया, मिसमैच भी और एक्सीड हो गया, मतलब कि मेरे एंड पे कम कॉन्फ़िगर है वो पैकेट और उस पे हाँ पैकेट बढ़ा आ रहा है तो मैं सेफ स्विच नहीं कर पाऊंगा। नेटिंग है तो मैं सेफ स्विच नहीं कर पाऊंगा, टीटीएल एक्सपायर हो गया तो भी सेफ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी एंट्रीज कहाँ जाएंगी? पंट के अंदर। तो सर जब मतलब मेरा पैकेट बड़ा आ रहा है और मेरा एमटी कम कॉन्फ़िगर है तो मेरा डीएफ बिट का यूज करके काम देख दो नहीं, दो चीजें होती हैं, एक तो एमटीयू और एक होता है आईपी एमटीयू। यहाँ पे हम बात करें खाली एमटीयू की। अगर एमटीयू छोटा बड़ा है, आईपी एमटीयू छोटा बड़ा है तो तेरी फ्रेगमेंटेशन होती है। अगर तेरा खाली एमटीयू है तो तेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, सेफ स्विच नहीं होगा। फिर वो एमटीयू की फ्रैगमेंटेशन नहीं होती सर? खाली एमटीयू की नहीं होती सर, खाली एमटीयू इज लेयर टू एडेड। देखो बड़ी बात हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी बात बहुत आगे की चली गई। ठीक है, एक होता है एमटीयू और एक होता है आईपी एमटीयू। एक होता है क्या? एमटीयू और एक होता है आईपी एमटीयू। फ्रेगमेंटेशन सिर्फ आईपी एमटीयू का होता है। अगर एमटीयू छोटा बड़ा है तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। अगर आईपी एमटीयू से बड़ा पैकेट है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। एमटीयू लेयर 2 पे होता है। फ्रेम अगर फ्रेम मेरा 1518 से बड़ा है, बाय डिफॉल्ट 1518 का होता है, अगर 1518 से बड़ा है तो मैं पैकेट ड्रॉप कर दूंगा सर जी वहीं पे। अगर लेयर 3 का पैकेट है तो फिर तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, आईपी हेडर की तरीके से। फ्रेम ड्रॉप होते हैं, पैकेट नहीं होते। पैकेट फ्रेगमेंट हो जाता है। अभी आपने जो चीज आपने डिस्कार्ड में बताई बट आपने शो ड्रॉप नहीं किया उसको। तो सर कौन सी? नहीं ऐसे नहीं किया। देखो अब एक और बात है एसीएल की, यहां पे इसे छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं, एक कंसेप्ट है हमारे पास ग्लीन। ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बता रहा सेफ के अंदर कुछ भी। ग्लीन के अंदर नेक्स्ट हॉप के लिए मैंने अभी आपको बताया एक आर्प होता है, करेक्ट है ना। ये रेजोल्यूट नहीं होगा अगर मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया आर्प को। अगर मैं आर्प रिजोल्यूशन नहीं हुआ, किसी भी रीजन से नहीं हुआ, आर्प रेजोल्यूट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उठा के उस एंट्री को कहां पे डाल दूंगा? ग्लीन में। अनरीचेबल नहीं है, आर्प नहीं आ रहा, बस आर्प की रिप्लाई नहीं आ रही है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है वो, आर्प रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके नहीं। हाँ बहुत सारे रीजन हैं अनरीचेबिलिटी के अलावा भी। इसकी एंट्री कहां पे डलेगी? ग्लीन के अंदर। और एक और टॉपिक आता है ग्लीन के अंदर ही, आर्प थ्रॉटलिंग का। आर्प थ्रॉटलिंग क्या होती है? अगर कोई भी एंट्री ग्लीन के अंदर है तो मैं आर्प नहीं कर पा रहा हूं, आर्प की रिप्लाई नहीं आ रही, मैं क्या करता हूं, राउटर को पागल कर देता हूं। वहां पे वो क्या हो जाता है, हर 2 सेकंड के अंदर उस नेक्स्ट हॉप के लिए आप रिक्वेस्ट भेजना चालू कर देते हैं कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक वो बंदा मुझे आर्प का रिप्लाई नहीं दे देने का है। सर अगर वो है ही नहीं
कुछ भी है, मैं तो हर 2 सेकंड पे उसे ग्लीन में डाल के उसके लिए आर्प की रिक्वेस्ट करता रहूँगा। हाँ ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, क्योंकि रेजोल्यूट होना चाहिए। अगर तुम नेक्स्ट स्टॉप हो मेरे लिए, है ना, तो मुझे तुम्हें उठा के कहाँ पे डालना है, फिब में, और फिर एडजेसेंसी टेबल में। अब मैं तुम्हें एडजेसेंसी टेबल में नहीं डाल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, अनरीचेबल है। तो मैं तो पैकेट उठा के तुम्हारे ड्रॉप करने लगूंगा और फिर तुम्हें सारी एंट्री तुम्हारी कहाँ डाल दूंगा, ड्रॉप में, कि मैं सेफ स्विच नहीं कर पा रहा हूँ इसको। करेक्ट, तुम्हारे लिए तो नुकसान है ना। तो मैं इसीलिए आर्प थ्रॉटलिंग का कंसेप्ट लेके आया हूँ ग्लीन के अंदर, क्या कि इसमें हर 2 सेकंड पे मैं एक आर्प जनरेट करूंगा रिक्वेस्ट के लिए और सामने वाले के पास भेज दूंगा, और फिर वहां से मेरे लिए क्या आएगी, रिप्लाई आएगी। ठीक है, जब तक रिप्लाई नहीं आएगी मैं क्या करता रहूंगा, पैकेट सेंड करता रहूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट ड्रॉप में डाल देता, मैं कुछ रिप्लाई करने के बाद, अब मेरी गलती थोड़ी है कि उसने ग्लीन में डाल रखा है इसको। तो चेक कैसे करेंगे ये वाला उसमें? रहने दे, ग्लीन नहीं चेक करता मैं इसी अभी। ठीक है, पढ़ लियो, इसको कैसे चेक करेंगे किताब में। सर जी इतना क्लियर हुआ? उसके बाद गाइज एक और होती है रिसीव एडजेसेंसी। पढ़ ले काम आ जाएगा ये। रिसीव एडजेसेंसी, रिसीव एडजेसेंसी क्या होती है सर जी? मेरे राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी पड़ी हुई हैं, मेरे राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी पड़ी हुई हैं, अगर ट्रैफिक उनके लिए आ रहा है तो इसका मतलब मुझे सेफ से निकाल के अपने पास रखना पड़ेगा, उन्हें राउट प्रोसेसर में भी डालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या एडजेसेंसी बनाई, रिसीव एडजेसेंसी। मतलब किसी ने मुझे पिंग कर लिया, नहीं सेल्फ पिंग नहीं कर रहा मैं, कोई और मुझे पिंग कर रहा है, कोई और मुझे पिंग कर रहा है ना, तो मैं अपनी एंट्री कहाँ डालूंगा, रिसीव एडजेसेंसी में। सर जी इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं थोड़ी सी जिन डिवाइस को आपने शायद ही कभी देखा हो। डेटा सेंटर कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा? देख लेना जाके, बहुत अच्छी जगह होती है। 4500, 6500, 6800 दो तरीके से काम होता है। सेफ 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सेलरेटेड सेफ और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ। तुम्हारा राउटर, एक राउटर है R1, इसके इंटरफेस सब एक जगह, इसकी सीपीयू एक जगह, करेक्ट है? क्या मैं राउटर को स्टैक कर सकता हूं? राउटर की स्टैकिंग हो सकती है? मॉड्यूलर हो सकता है लेकिन शायद स्टैकिंग, हाँ मॉड्यूल ऐड करते हैं, मॉड्यूल ऐड करते हैं, स्टैकिंग तो कभी सुनिए, स्विच में सुनिए स्टैकिंग। जो मॉड्यूल ऐड करते हैं ना, मैं उसी को बोल देता हूँ, मैंने कहा ये राउटर की स्टैक हो रही है। मॉड्यूलर स्विच देखे हैं? तो वो मॉड्यूलर स्विच जो होते हैं वो यही होते हैं बाबू, ठीक है। इनके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है सुप कार्ड, छोड़ यार तुम्हारे लेवल की बात नहीं करता, वो सीसीएनपी ना पढ़े सीसीएन ने कर ले जाके, और अगर कहीं किसी को जाना है सीसीएनपी लेवल पे तो बहुत ध्यान से सुन लो। इनका तो ये भी है कि हम विदाउट, देखो होता क्या है, इसमें 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक सुप कार्ड और एक लाइन कार्ड। इनको हम बोलते हैं चेसीज। इनको क्या बोलते हैं? चेसीज, ठीक है। इनका जो सीपीयू, देखो ये कुछ बहुत ही भिन्न प्रकार के राउटर होते हैं। मॉड्यूलर किचन देखा है किसी ने? एक शेल्फ निकाली, बहुत सारी शेल्फ निकल के आ गई, उसी तरीके से तुम्हारे ये राउटर भी होते हैं, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से काम कर सकते हो, इनको निकाल भी सकते हो और इनको डाल भी सकते हो, करेक्ट। इनकी सीरीज होती हैं 3, 5, 7, 9, 11, 4503, 45, 6505, 6507, 6509, 6511, ठीक है। होता क्या है गाइस कि इनके अंदर कितने कितने लाइन कार्ड और कितने कितने सुप कार्ड्स काम करते हैं, ठीक है। वो बताती है ये सीरीज 3, 5, 7, 8, 9 और 11, ये सारे इसमें लग जाते हैं, 4500 में भी, 65 में भी और 68 में भी,
ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, क्या? एक हो गई आपकी सुप कार्ड जहां लगेगा, और एक होता है लाइन कार्ड कहां लगेगा। एक होता है सुप कार्ड कहां लगेगा, लाइन कार्ड। इन राउटर्स में सीपीयू नहीं होता, कई राउटर में सीपीयू नहीं होता, इनमें सुपरवाइजर इंजन होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से काम करते हैं, क्या? या तो ये एक्सीलरेटेड सेफ है, ये सारी टेबल अपने पास रखेंगे, है ना, या फिर ये कॉपी बना बना के, देखो अगर इस लाइन कार्ड पे कोई पीसी जुड़ा हुआ है या राउटर है, और इस लाइन कार्ड पे भी कोई राउटर है, ठीक है, तो ये पहले कहां जाएंगे, अपने सुपरवाइजर इंजन के पास, और फिर निकल के इसके पास आएंगे। लेकिन ये टाइम वेस्टेज है या नहीं है ना? तो ये लाइन कार्ड से लाइन कार्ड पे क्यों नहीं आ जाते हैं, डायरेक्टली आना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ। मतलब होता क्या है यहां पे कि राउटर के जितने भी लाइन कार्ड होते हैं उन सब की अपनी एक सेफ टेबल होती है, वो खुद अपने लिए एक सेफ टेबल बनाते हैं सारे के सारे। ठीक है, हमारा राउटर क्या करता था, एक ही सेफ टेबल बनाता था, क्यों? क्योंकि राउटर में एक ही लाइन कार्ड होता है, करेक्ट। यहां पे राउटर के अंदर मल्टीपल लाइन कार्ड्स हैं, है ना, और अगर मल्टीपल लाइन कार्ड्स हैं तो हर के अंदर सेफ चिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हर के अंदर सेफ टेबल होनी चाहिए, वरना वो सारे सुपरवाइजर इंजन के पास जाएंगे ट्रैफिक लेके। और देखो यहां पे जो पोर्ट्स होते हैं मिनिमम 10 गिग का पोर्ट होता है, या 1 गिग के पोर्ट से शुरू करते हैं तो बहुत ही बेकार चस्सी होती है वो। 10 गिग, 20 गिग, 40 गिग और 100 गिग के पोर्ट्स होते हैं इनके अंदर, तो डेटा भी उतना ही आ रहा होता है एक इंटरफेस से भी। ऑब्वियसली ऐसे ही होते हैं, हार्डवेयर अलग अलग होता है। तो उससे होता क्या है कि सारा ट्रैफिक अगर मैं 10 गिग का हर पोर्ट से ले लूं, 40 मान लो 40 पोर्ट की वो है एक लाइन कार्ड, तो 10 गिग के हिसाब से 40 पोर्ट के कितना ट्रैफिक हो गया, 400 गिग। 400 गिग पूरा सुप के पास, पागल हो गया। तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डी सेफ का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सारी एक कॉपी बनाते हैं, इनकी 8 और 9 कॉपी बनाते हैं और हर लाइन कार्ड पे बांटते चले जाते हैं। जो ये सेफ टेबल्स बनती हैं इनकी 8 कॉपी बनती हैं और 8 कॉपी फिर हर लाइन कार्ड पे आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ। और एक बात और बहुत अच्छी, डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ कैन नॉट बी डिसेबल्ड ऑन दीज स्विचेस। देयर इज नो कमांड टू डिसेबल द डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ ऑन दीज स्विचेस। आप डिसेबल नहीं कर सकते इसको। सर देखो यहाँ पे 40 गिग का ट्रैफिक आ रहा है ना, 40 गिग का ट्रैफिक 40 गिग के इसके पास जाना है, तो वाई आई एम सेंडिंग इट टू द सुप कार्ड्स, करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली सारा ट्रैफिक उठा के कहां से कहां डाल सकता हूं, दैट इज द एडवांटेज। तो उसका 40 गिग का ट्रैफिक जो ऊपर जा रहा था वो कट होके सीधा कहां आ गया, जहां से जनरेट हुआ और जहां पे जाना था, सुप कार्ड फ्री हो गया। नहीं, थ्रू सुपरवाइजर जाएगा, लेकिन सुपरवाइजर उसमें कोई अपनी लुकअप नहीं करता है। वो लेकिन वो फिर थ्रू ट्रैफिक होगा, उसको लिए वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो पास ऑन कर रहा है बस ट्रैफिक को, उसमें कुछ नहीं होता है। अब अगर आपको सीसीआई पढ़ा रहा होता तो आपको बताता कि सुपरवाइजर इंजन कहाँ कहाँ लगते हैं, सुपरवाइजर के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से। एक चीज़ होती है आपने पढ़ी होगी ग्रेसफुल रीस्टार्ट, नहीं सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। हाँ, जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होगा। तो वो उस तरीके से आपको आर्किटेक्चर पढ़ा जाएगा सीसीआई में, कि इन चीज़ों के आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करते हैं, इनमें कौन कौन से स्विचेस में कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं। वीएसएस का नाम सुना है, वीएसएस सुना है, वीएसएस इन पे कॉन्फ़िगर होता है। 7E करके जो सीरीज आती है उस पर हो जाता है, 2T पे। देखो ये दिखाई दे रहा है कुछ प्लेन सी चीज, है ना, जो तू कह रहा था ना मेरे से 1 पोर्ट होते हैं 10 पोर्ट होते हैं। देख 13 स्लॉट्स हैं इसमें, 40 पोर्ट हैं 40 गिग के, ठीक है। 180 पोर्ट्स किसके हैं, 10 गिग के। और 1 गिग के कितने पोर्ट्स हैं जी, ये आपके डेटा सेंटर्स में लगे हुए होते हैं पर लाइन कार्ड। देखो ये होती है चेसी, इसे क्या बोलते हैं, चेसी। राउटर के पापा होते हैं ये, राउटर के पापा या बड़े भाई, ठीक है। ये आपके डेटा सेंटर्स में लगते हैं
कहाँ लगते हैं? डेटा सेंटर्स में। अब देखो यहाँ पे यार इसकी बड़ी इमेज खोलता हूँ, देखो कोशिश करता हूँ, कम ऑन खुल जा। इससे बड़ी नहीं होगी ये। देखो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, ये वाली जहाँ पे 2 पिंस हैं, कंट्रोल प्लस बढ़ गई, थैंक यू। देखो ये जो 2 हुक से नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं सुप कार्ड्स। यहाँ पे होते हैं सुप कार्ड्स, ठीक है, ये इनका सीपीयू होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये पोर्ट्स है ना, ये होते हैं लाइन कार्ड। क्या होते हैं? लाइन कार्ड। जरूरी नहीं है कि सारी लाइन कार्ड भरे हुए लो, ठीक है, जरूरी नहीं होता है ना, एज पर रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी भरी हुई लोगे तो कंपनी बिक जाएगी। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं ये पूरी भरी हुई, जैसे तुम्हारी एयरटेल है, उसका डेटा सेंटर है एयरटेल का, है ना, उसमें लगे हुए दिखाई देंगे। जैसे तुम्हारे ऑफिस का सिर्फ डेटा सेंटर है, वहां पे तुम्हें ये लगा हुआ दिखाई दे जाएगा एक, ठीक है ना। और डेटा सेंटर मान लो तुम्हारा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है ना, वहां पे इनकी दुकान लगी हुई होती है, क्योंकि उनके मल्टीपल सर्वर होते हैं, है ना। वो एक पॉइंट ऑफ फेलियर पे कभी डिपेंडेंट ही नहीं रहते हैं। जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं उन सब में इनकी भरमार दिखाई देगी आपको। आईएसपीज में यही बैकएंड पे चल रहे होते हैं तुम्हारे, ठीक है। आईएसपी का जो बैकएंड होता है, या फ्रंट एंड भी अगर मैं मान के चलूं एक तरीके से, है ना, तो 7200 12000 सीरीज के राउटर्स, है ना, और तुम्हारे 6500 तो अब एंड ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब इसकी जगह 6800 आ गया है अपग्रेडेड। मगर एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह आया, मेरा मूड खराब था, मैंने सुप कार्ड को उठा के पहले वाले नंबर पे डाल दिया, है ना। मैं आया, गुस्सा आया, मुझे निकाला इसे और पहले मार्टे में डाल दिया, कहना मेरा मूड खराब है, और वहां से लाइन कार्ड निकाला, फिर लाइन कार्ड डाल दिया। ऐसा नहीं होता है इसमें। जहां सुप कार्ड डलेगा वहीं पे सुप कार्ड डलेगा, जहां लाइन कार्ड की जगह है वहीं लाइन कार्ड डलेगा। और एक बात ध्यान रखना, सुप कार्ड लाइन कार्ड खरीदने पड़ते हैं अलग से, चेसी अलग आती है। मतलब ये देखो, ये इसको निकाल दो सारी चीज, तो ये चेसी अलग आएगी, और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सुप कार्ड लोगे। सिस्को बताती है कि भाई देख क्या क्या ट्रैफिक है बताओ, फिर सिस्को सजेस्ट करते हैं उसके इंजीनियर्स कि सर आप ये वाला सुप कार्ड ले लो, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। उस तरीके से अलग अलग सीरीज के सुप कार्ड्स आते हैं, ठीक है। सुप कार्ड आने के बाद आप फिर चेसी खरीदते हो कि सर ऐसा है मेरे डेटा सेंटर में लगेगा, 10-10 पोर्ट का लैन कार्ड चाहिए, 10-10 गिग का चाहिए, 40-40 गिग का चाहिए, और फिर तुम इस पे बनाते हो ईथर चैनल। इस पे क्या बनाते हो? ईथर चैनल। अब देखो मैंने 10-10 गिग के या 40-40 गिग की ये पूरी लैन कार्ड लगा दी, ठीक है। यहां से 8 पोर्ट उठाए 40-40 गिग के, और सामने ये वाली चेसी लगाई, और नीचे अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगा दिए। इनके पीछे मैंने रख दिया क्या? सर्वर, ठीक है। तो सर्वर को 8 40-40 गिग के कितने हो गए? 8 320 जीबी का ट्रैफिक मिल रहा है एक इंटरफेस से। जब भी तो तुम्हारी लेटेंसी नहीं आती, फ्लिपकार्ट का सर्वर फटाक से खुल जाता है, ठीक है। इसीलिए लेटेंसी नहीं आती आजकल नेटवर्क्स में। ये इतने बड़े बड़े हवाई जहाज से रखे रहते हैं हर जगह, ठीक है। इसके पीछे कहीं 4 पोर्ट जोड़े, 8 पोर्ट जोड़े, उसके पीछे सर्वर रख दिया, इधर से लैन वाले यूजर्स के लिए और इंटरनेट वालों के लिए, इधर से ईथर चैनल्स बना दिए सबके लिए, और उनको दे दिया सारे को, इधर से सारे ईथर चैनल्स बन गए, है ना। और फिर सारा ट्रैफिक उनसे आया और उधर वाले को दे दिया सर्वर को। वहाँ ब्लेड सर्वर्स होते हैं 400 रैम के, 400 गिग की रैम के, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब भी लेटेंसी नहीं आती, तुम कोई भी फेसबुक का सर्वर उठा लो, कभी लेटेंसी देखी है कि फेसबुक बफर हो रहा है? उनका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 2 सुप कार्ड होते हैं। अगर आप रिच कंपनी है, अगर आप अमीर कंपनी है, तो देखो मेन डिपेंडेंसी किस पे है? सुप पे, क्योंकि राउटिंग टेबल कहाँ पे बनेगी? सुप पे। सुप कॉपी करके सबको देगा, है ना। अगर सुपरवाइजर इंजन ही फेल हो गया
दूसरा वाला चलेगा, तो इसलिए हम प्राइमरी और बैकअप सुप कार्ड रखते हैं। ठीक है, मान लेंगे पूरा पूरी चेस्सी फेल हो गई, फिर चेस्सी का बैकअप होता है, उसको VSS करते हैं। अब देखो होता कि इस तरीके से है वो, देखो ओवरव्यू दे रहा हूं VSS का। एक चेस्सी ये रही, एक चेस्सी ये रही, ठीक है। मान ले ये तेरा 4500, ये छोटी वाली है ना। सारे सर्वर किससे जुड़े हुए हैं? इस बंदे से, या इधर चैनल चलेगा, है ना, ऑब्वियसली, है ना। अब होता क्या है VSS, अब देखो हैं तो ये स्विच ही, चाहे जितने बड़े MLS हैं चाहे कैसे भी हैं, है तो स्विच ही। लेयर 2 की बात करो, STP याद है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, है ना। यहां से ट्रैफिक घूम के लूप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो STP क्या करेगी, तुम्हारे या तो इसको ब्लॉक में डाल दिया, या इसको ब्लॉक में डाला, या इसको ब्लॉक में डाला, या याद है, करेक्ट। अब मान लो किसी को भी ब्लॉक में नहीं डालना, किसी को भी ब्लॉक में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि यार मैंने तो इतनी महंगी चेस्सी खरीदी है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे तो मेरे ऑफिस वाले मार देंगे अगर किसी ने रिव्यू में मेरे से पूछ लिया कि यार ये तूने चेस्सी लगाई थी, हैं, ऑडिट वाले ने पूछा ये तो ये वाला इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, यूजलेस है, तेरी बजेगी बैंड। ठीक है, उसके लिए कॉन्फ़िगर करते हैं VSS, उसके लिए क्या करते हैं? VSS कॉन्फ़िगर करते हैं। VSS इन दोनों स्विचेस को जो चेस्सी लगाई थी ऊपर, है ना, उनको सेपरेट चेस्सी ट्रीट ना करके एक सिंगल चेस्सी ट्रीट करा देता है। हाँ, उसको क्या करते हैं, इस पूरे को, ये दोनों जो डिफरेंट चेस्सी थी, ये वाले स्विच को जब हम VSS कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना, ये इन दोनों चेस्सीज को एक सिंगल चेस्सी ट्रीट करा देता है हमारे लिए। तो अगर ये डाउन भी जाता है, करेक्ट, तो मैं पता भी नहीं चलेगा, सारा का सारा ट्रैफिक किस पे, तुम्हें डाउन टाइम नहीं मिलेगा कभी भी। और फिर बचती है भगदड़, फिर तुम इसके लिए भागते हो, ये क्यों डाउन गया, और फिर पूरे को 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे को अप करके आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 घंटे के अंदर से इसको नई चेस्सी लेके आ जाती है तुम्हारे ऑफिस के अंदर, विद कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे नहीं विदाउट कॉन्फ़िगरेशन, विद कॉन्फ़िगरेशन। सर वैसे विद कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ नहीं, बाहर। सर बाहर कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं करता है, कॉन्फ़िगरेशन हम ही करते हैं, बाहर कोई नहीं करता, क्योंकि सर सिक्योरिटी रीजंस होते हैं तो उनको नहीं ऐसा होता है कि देखो मैं बताता हूँ, एक यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक था, तो ये लाइव, ठीक है सर जी, तो समझ में आया किस तरीके से इनका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो गाइस देखो राउटर के अंदर कोई भी डिसीजन है, राउटर के अंदर कोई भी डिसीजन है तो वो सिर्फ कौन लेती है, याद रखना, अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। अब अगर मैं कहीं कह रहा हूं कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सर झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सच ही बोल दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा होगा, सेफ, और सेफ में चल रही होती है क्या, ये कभी इसको इक्वल कॉस्ट करने देती ही नहीं है ट्रांजिट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये भी हट सकती है अगर मूड खराब हो तो आपका, लेकिन मैं नहीं बता रहा कैसे हटेगी है, इसके लिए फिर बात करेंगे, शीशे में आएंगे फिर बात करेंगे, है ना। चाहे पोलराइजेशन कैसे हटती है, उनकी कमांड्स क्या होती हैं, वो जब बात करेंगे। ठीक है बाजी, अब चलें आगे, इतना समझ में आ गया। चलो देखो गाइस, अब हमारे पास सीधी सीधी स्टैटिक राउटिंग हमारी खत्म हो गई है, करेक्ट। हम लोगों ने किस तरीके से कौन सी कमांड चलेगी, किस तरीके से राउटर उस पर बिहेवियर होगा, वो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, करेक्ट। अब हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। ब्रेक लेना है या पढ़ाता चला जाऊं? ब्रेक लेना है, चलो ब्रेक ले लो, फिर 11:30 हो रहे हैं, आ जाना 10। के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स 2 परिवार में बटे हुई फैमिली है, ठीक है। एक है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। 2 परिवार की बात है ये। लिंक स्टेट राउटिंग परिवार जो है वो एडवांस है एक तरीके से, मॉडर्न फैमिली। ये बेचारे पुराने ख्यालात के लोग, कंजर्वेटिव हैं, ओल्ड ख्यालात के हैं, गांव वाले हैं ये।
ठीक है। अब गाइज होता क्या है, देखो किसी परिवार के कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से आप अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के कुछ बिहेवियर्स को सेम देखोगे तो उसको आप बोलोगे कि ये क्या है, ये उस परिवार का पार्ट है या ये उस परिवार का पार्ट है, करेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे कुछ परिवार होते हैं, उनके कुछ मेंबर होते हैं, इनके भी मेंबर्स हैं, OSPF और ISIS। ये वो ISIS नहीं है, राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, हाँ कभी से वो समझने लगो। कहलना सर का नाम तो लिया, सर तो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ चलो चलो शाबाश। देखो उसके बाद है हमारे पास रिप, रेस्ट इन पीस, और उसके बाद आता है हमारे पास EIGRP। ठीक है, रेस्ट इन पीस इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये अब असली में रेस्ट इन पीस हो चुका है ना। कहीं किसी भूले बिसरे कोने के दुनिया में आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा। जिम्बाब्वे में जो टोल रोड का नेटवर्क है ना, वो रिप चला रहा है। वहां पे जो उनके टोल रोड का नेटवर्क है ना, वो रिप चला रहा है। मैं उसे ट्रबल शूट कर चुका हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मुझे पता है। मैं एक बार ट्रबल शूट करता इसे। तो मतलब वो वाला कंपनी हैंडल कर सकती है। हाँ, उन कंपनीज के जितने भी, एक तो ISP है, उसके तो 5-7 लोगों को जो कोर टीम है उसकी, उसमें मैं अकेला पढ़ा चुका हूँ। जिम्बाब्वे की एक लिक्विड करके ISP है, उसके 8-9 बंदों को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो उसकी कोर टीम में है। 16 मेंबर हैं, 8 को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है उसके में क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे नहीं चल रहा। EIGRP नहीं होता है, IGRP होता है। EIGRP होता है ना, बाकी लोग मोहब्बत प्यार, दो दुश्मन परिवार में से कुछ प्यार करने लगते हैं, हिंदी पिक्चर की कहानी जैसे होती है। तो EIGRP ऐसे ही बच्चा है। इसके अंदर उनकी भी प्रॉपर्टीज हैं और उसकी भी है। ठीक है सर। वैसे दोनों प्रॉपर्टीज आपस में कभी भी मैच नहीं करती राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे गाइस। देखो रिप में EIGRP के साथ कंपेयर करके पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो दुनिया में हम लोगों ने बनाया था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए, वो बनाया था हमने रिप। रिप के 2 वर्जन्स हैं। राउटेड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नाम होता है इसका। इसके 2 वर्जन्स हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। इसकी लास्ट अपग्रेड जो ये हुआ था वो आई थिंक 1997 में लास्ट अपग्रेड हुआ था। उसके बाद हमने इसको कभी अपग्रेड ही नहीं करा। इसमें IPv6 की कैपेबिलिटी डाली थी। तुम पैदा हुए थे जब? बालक ही है तू तो, फिर अभी तू क्यों पढ़ रहा घर जा अपने। ठीक है, उसके बाद गाइज यहां पे रिप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मोटी मोटी प्रॉपर्टीज, उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास कभी ये कंसेप्ट था ही नहीं कि मल्टीकास्ट। हमारे पास एक ही कंसेप्ट होता था, क्या? ब्रॉडकास्ट। मतलब मुझे अगर कोई पैकेट आखिरी वाले भाई के पास भेजना है तो जोर से बात करनी पड़ेगी और सबको सुनाना पड़ेगा, तभी वो भी सुनेगा। करेक्ट। हमें पता ही नहीं था कि इससे दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है कि तुम कुछ और सोच रहे हो, मुझे तुम्हें वो बात बतानी नहीं है, तब भी तुम्हें सुन के उसे प्रोसेस करना पड़ा। तुम डिस्टर्ब हुए या नहीं हुए, है ना? और अगर मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं किसका? यूनिकास्ट का, तो मुझे इन्हें अलग से बताना पड़ेगा, आपको अलग से बताना पड़ेगा, आपको अलग से बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां गई? ब्रॉडकास्ट से दिक्कत किसे होती है? रिसीविंग डिवाइसेस को। यूनिकास्ट से दिक्कत किसी होती है? एक सिंगल सेंडर को। करेक्ट। तो गाइस देखो, हमने जब रिप की बात करी, तो हमने जब रिप वर्जन 2 बनाया तो हमें ये दिक्कत समझ में आ गई। क्या? कि अगर मैं 5 राउटर की बात कर रहा हूं और 3 राउटर पे रिप चल रहा है, 2 पे चल ही नहीं रहा है, 2 स्टैटिक राउटिंग से बात कर रहे हैं। करेक्ट। फिर भी अगर मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं तो ये 2 बंदे भी उसको रिसीव करेंगे।
और मैं अगर यूनिकास्टिंग करने लगूं तो मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा, इनको अलग से और इनको अलग से, करेक्ट। तो गाइस कंसेप्ट जब हम रिप वर्जन 2 डेवलप कर रहे थे तो हमारे पास कंसेप्ट निकल के आया क्या, मल्टीकास्ट। होता क्या है, वन टू मैनी, है ना, गलत डेफिनेशन है वो, वन टू मैनी नहीं होता इसमें। आई डोंट नो व्हाई इसको किस तरीके से बुक में लिखा गया है वन टू मैनी, आई डोंट नो दैट। ये होता है वन टू हु वांट्स। वन टू मैनी में तुम कैसे डिसाइड करोगे ग्रुप कितने लोगों को बनेगा, बता, ग्रुप है, कोई मैसेज भेजना है, तुम कैसे इकट्ठे करके बैठे हो कि भाई इन्हीं के पास जाएगा ग्रुप में, तुम कहते हो 50 राउटर के पास जाएगा, ग्रुप बना दिया है ना कि भाई इस ग्रुप को ही मैसेज रिसीव होगा। अब ये ग्रुप कैसे बनेगा, प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा ना, तो वन टू मैनी कैसे हुआ फिर, वो तो वन टू वन हु वांट्स इट पे हो गया, जिसको चाहिए वो आओ, जिसको नहीं चाहिए वो ना आओ। तो गाइस इस कंसेप्ट का यूज करा मल्टीकास्टिंग में, किस तरीके से, देखो होता क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि राउटर सेफ के अंदर इसको रिसीव कर रहा था, करेक्ट और नॉट, कर रहा था ना, ये कैपेबिलिटी थी राउटर के अंदर। अभी आपने देखा राउटर बाय डिफॉल्ट इस आईपी एड्रेसिंग के रेंज को लिसन कर रहा होता है, करेक्ट, लेकिन जब तक आप अनेबल नहीं करते इस इंटरफेस पे, ये इसको वो भेजता रहे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं चला ही नहीं रहा मल्टीकास्टिंग, मैंने अनेबल ही नहीं कर रखी, तो वन टू मैनी कैसे हो गया, मैसेज तो मैंने भेजा ना पाजी, मैसेज मैंने भेजा या नहीं भेजा, भेजा, तुमने रिसीव क्यों नहीं करा, वन टू मैनी है, कर लो, बताओ डेफिनेशन गलत हो गई या नहीं हो गई। सर जी बहुत ध्यान से समझो जो बता रहा हूं, है ना। देखो वन टू वन में क्या होता है, मैंने इसको मैसेज भेजा, इसने पकड़ लिया, भेजा इसी के लिए था, करेक्ट। वन टू ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ, तुझे चाहिए नहीं चाहिए मुझे क्या मतलब, मैंने तो भेज दिया। मल्टीकास्टिंग में क्या है कि मैंने ग्रुप में भेजा, अब ये क्यों नहीं बना ग्रुप, नहीं चाहिए तो मैं ब्रॉडकास्ट करूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन आई जाएगी, यूनिकास्ट करूं, नहीं मेरी यूटिलाइजेशन आई जाएगी। तो हम क्या करते हैं गाइस, यहां पे देखो राउटर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इन कैपेबिलिटीज को लेके बैठे होते हैं, लेकिन इनको आपको ग्रुप में डालना पड़ता है। जब तक आप इसकी कैपेबिलिटीज को EIGRP के अंदर अनेबल नहीं करोगे, OSPF के अंदर अनेबल नहीं करोगे, रिप के अंदर अनेबल नहीं करोगे, तो क्या ये इसके मल्टीकास्ट को एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी ना, क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। तो फिर अगर ये इसको रिसीव ही नहीं कर पा रही, ड्रॉप कर रही है, तो वन टू मैनी कहां से हो गया, मैंने तो भेज दिया ना, मैंने अपने इंटरफेस से पैकेट बाहर निकाला, इसने रिसीव करा, क्यों, वन टू मैनी है, कर ले। तो मल्टीकास्टिंग में होता क्या है, ये क्यों नहीं होता है कि देखो मल्टीकास्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मल्टीकास्टिंग का एडवांटेज ये है कि जिसको चाहिए वही लेगा, बाकी बंदे, मैंने तो एक बार निकाला, मेरी यूटिलाइजेशन कम हुई या नहीं हुई, तुम्हें चाहिए है तुम उस प्लेटफॉर्म पे आओ, उस मैसेज के ग्रुप को ज्वाइन करो, तुम्हें मैसेज अपने आप मिल जाएगा, है ना, तुम्हें मैसेज चाहिए है, तुम ज्वाइन करोगे किसको, यहां से तुम इस इंटरफेस से ज्वाइन करोगे, नेटवर्क कमांड डाल के ज्वाइन करते हो, डालते हो नेटवर्क कमांड, है ना, नेटवर्क कमांड डाली थी इस इंटरफेस के नाम के, नेटवर्क कमांड डालते हो, नेटवर्क कमांड करती क्या है, उस पर्टिकुलर तुम्हारे राउटर के अंदर सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, तुम्हें सिर्फ उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप नेटवर्क कमांड डाल के इसको बोलते हो कि भाई सुन, जो रिप की आईपी एड्रेस है उसको लिसन करना शुरू कर, है ना, इसको भी बोलते हो कि भाई नेटवर्क कमांड डाल दिया, चल रिप की आईपी को लिसन करना स्टार्ट कर। जैसे ही इन दोनों पे बोल देते हो कि लिसन करना शुरू करो, ये दोनों उस मल्टीकास्ट पैकेट को फेच करके बैठ जाती हैं। एक बात बताओ, किसी और ने फेच करा, अगर मैं एनेबल नहीं करूंगा, नहीं करा, तो तुम्हारी यूटिलाइजेशन कम हुई या नहीं हुई, मैंने 50 बार निकाला पैकेट, नहीं एक बार निकाला, मेरी कम हुई। दैट इज व्हाई ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर मल्टीकास्ट बेस्ड, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर मल्टीकास्ट बेस्ड मोस्टली। सर जी समझ में आया, वो सिक्योरिटी पर्पस है बीजीपी का, इसलिए नहीं है बस।
उसमें हंडा लगे। ठीक है सर जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जितने भी मैंने अभी आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स बताए थे वो सब आईजीपीज हैं। क्या है? आईजीपीज। आईजीपी का मतलब क्या होता है सर जी? मेरे घर के अंदर चलने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल। मेरे घर के अंदर चलने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल। एक राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा होता है जो इंटरनेट पे चलता है। अब इंटरनेट पे तुम सबके साथ मल्टीकास्टिंग मैसेज भेज सकते हो? इंटरनेट पे क्यों नहीं भेज सकते सर? क्योंकि फिर पूरी दुनिया ने एनेबल कर ली होगी मल्टीकास्टिंग और वो कोई भी उठा के जवाब देने लगेगा, मेरा मैसेज उनके पास भी चला जाएगा। इसीलिए जो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसे हम बीजीपी बोलते हैं, करेक्ट, वो यूनिकास्टिंग है। क्यों? क्योंकि जिसके के लिए बनाया है सिर्फ उसी पे जाएगा। जिसके लिए बनाया है सिर्फ उसी पे जाएगा। करेक्ट और नॉट? यहाँ पे तो मेरे घर की खेती है। समझ में आया सर? मैं इंटरनेट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट रखूंगा सिक्योरिटी। अगर मेरे लैन एनवायरनमेंट है तो उसमें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर ही का काम है। घर में चोरी कोई घर का आदमी करता है। समझ में आया सर? क्लियर है? तो मल्टीकास्टिंग क्यों होती है राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। देखो मैंने अभी आपको बताया था एक दो परिवार होते हैं, करेक्ट? कौन से दो परिवार हैं? है ना, एक है OSPF का परिवार जिसे हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल परिवार बोलते हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। वेक्टर क्या होता है इंजीनियर भाइयों? हाथ उठाओ, शाबाश। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? दिशा। नहीं, कोई लड़की का नाम नहीं है दिशा, है ना। दिशा का मतलब डायरेक्शन, है ना। किसी एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर मैसेज को आगे भेजते चले जाना और ये नहीं बताना कि कहां से आया। समझ में आया? ये समझ में आ गया है? देखो, एक मैसेज को एक दिशा में आगे बढ़ाते चले जाना। हिंदी में, इंग्लिश में a message is forwarded from point 1 to point B, point B to point C, करेक्ट। लेकिन हमने पॉइंट A से जो इंफॉर्मेशन पॉइंट B को दी और पॉइंट B ने पॉइंट इंफॉर्मेशन पॉइंट C को दी, करेक्ट। हमने B से C को ये नहीं बताया कि ये A से आई है, हमने ये बताया कि हमने जनरेट करी है। प्रॉपर्टी छुपा ली, जैसे चुगली नहीं होती है, राउटिंग बाय रूमर, चुगली करना। मैंने इन भाई को बताया कि कहीं आग लग गई, इन्होंने बताया तेरे घर में आग लग गई। आग रही लेकिन इंफॉर्मेशन मिसमैच हो गई। इन्होंने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हटा दी, आग जरूर बताई लेकिन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, करेक्ट। उसी तरीके से यह किसका परिवार का काम होता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग परिवार का काम होता है। मतलब राउटिंग बाय रूमर के कंसेप्ट को लेके जो चलते हैं प्रोटोकॉल्स, उनको हम लोग किस फैमिली में डालते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग फैमिलीज में डालते हैं, करेक्ट। अब एक होता है सत्य बोलने वाले लोग, है ना, सच्चे लोग। आग लगी, कहां लगी? कहीं और लगी। इन्होंने ये बताया कहीं आग लग गई। सच्ची इंफॉर्मेशन है, झूठी? सच्ची इंफॉर्मेशन है। तो ये सच्ची इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये तुम्हें बताते हैं इंफॉर्मेशन किसने दी, कहां से दी, कैसे दी। एक तरीके से सिर्फ समझो बहुत ध्यान से। एक घर बनाने वाला कारपेंटर लकड़ी का घर बना के देता है अपने लिए, अच्छा बनाएगा या बुरा बनाएगा? अच्छा बनाएगा। और तुम्हारे लिए बना दे फिर कैसा भी बना सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो वही एक डिफरेंस है OSPF और ये GRP के अंदर, या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग फैमिली के अंदर और लिंक स्टेट राउटिंग फैमिली के अंदर। लिंक स्टेट राउटिंग फैमिली कोई भी प्रॉपर्टीज आपसे छुपा के नहीं रखती है, आपको सब पता होता है कौन सी हिट कहां लगी, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग फैमिली में मैं राउट तो रिसीव करता हूं लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, मुझे सिर्फ ये पता होता है कि पाजी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, झूठी सच्ची पाजी जाने, मैं सिर्फ पाजी को जानता हूं, पाजी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी, दैट्स इट, करेक्ट। दैट इज द प्रॉपर्टी। एक होती है स्प्लिट होराइजन। क्या प्रॉपर्टी होती है? स्प्लिट होराइजन, ठीक है। स्प्लिट होराइजन का मतलब क्या होता है? तूने एक बॉल मुझे दी,
मैं वही बॉल तुझे अपने इस हाथ से वापस नहीं दूंगा, इससे दे सकता हूँ। समझ में आ गया? आ गया समझ में? तुमने मुझे एक बॉल दी, मैंने इस हाथ से कैच करी, मैं इसी हाथ से वापस नहीं दूंगा, इस हाथ से दे सकता हूँ किसी को भी, अब वो भले मेरा हाथ तेरे से जुड़ा हुआ हो या मेरा हाथ इनसे जुड़ा हुआ हो। दैट इज स्प्लिट होराइजन, राइट? मैंने एक राउटर के एक, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्या हो, आप सारे हब हो या स्पोक्स मान लो अपने आप को, मैं हब हूं, ये हमारा आईएसपी जिससे हम कनेक्टेड हैं, करेक्ट? तुम भी इससे कनेक्टेड हो, तुम भी इससे कनेक्टेड हो, तुम भी इससे कनेक्टेड हो, करेक्ट है ना? अब अगर तुमने कोई इंफॉर्मेशन मुझे दी है ना, तो मैं उसी इंटरफेस से जिसको रिसीव कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हें वापस नहीं दूंगा, वरना क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा। अब इसको समझते हैं कि लूप कैसे बनता है, ठीक है? रिप में भी यही फिनोमेना है, दोनों EIGRP में भी एग्जैक्ट एप्लीकेशंस हैं। दो राउटर हैं, R1 है, R2 है, 192.1.12.0, स्लैश क्या है 24, है ना? एक लैन नेटवर्क ले, रिप के हिसाब से बात कर देता हूँ, आप EIGRP में इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर देना। देखो एक राउट है ना, नेटवर्क कमांड डाली है, एनेबल हो गया, नेटवर्क कमांड डाली एनेबल हो गया, नेटवर्क कमांड डाली EIGRP एनेबल हो गया या रिप एनेबल हो गया, करेक्ट? मेरे पास R1 में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड दो राउट, एक तो एक का और एक 192 का, करेक्ट? बाय डिफॉल्ट मैंने दोनों पे EIGRP एनेबल कर दी या रिप एनेबल कर दी, कुछ भी एनेबल कर दिया, मेरी मर्जी। मैंने जैसे इन दोनों पे ये एनेबल करा, करेक्ट, मैंने एक नया इंटरफेस बनाया R2 पे, और R2 पे भी यही इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, यहाँ पे बस दो का डिफरेंस होगा, करेक्ट? मैंने इस पे एनेबल करी, तो जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ये लेके जाएगा और ये लेके जाएगा, करेक्ट? ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से ये वाली लेके जा रहा है, इसके पास ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है, करेक्ट है ना? नई इंफॉर्मेशन क्या होगी, दो वाली, तो ये दो वाली इंफॉर्मेशन इसको ले लेगा या नहीं ले लेगा, ले लेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपने रिप पढ़ा हो तो रिप क्या करता है, 30 सेकंड पे वापस अपडेट देता है, देगा। तो अब इसने जब पहली इंफॉर्मेशन पे दो रिसीव करा था, तो क्या ये रिप से रिसीव करा था या EIGRP से, रिप से करा था, तो रिप में 30 सेकंड पे अपडेट वापस जाती है, तो इस इंटरफेस पे ये इंफॉर्मेशन वापस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, करेक्ट? तो मेरी इंफॉर्मेशन 2 वाली घूम के कहां गई थी, इसके पास, और फिर इसने मुझे वापस दे दी या नहीं दे दी, करेक्ट, दे दी। तो क्या इस इंटरफेस पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव करी या नहीं करी, दैट इज स्प्लिट होराइजन। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, स्प्लिट होराइजन, कि अगर मैंने दो को इस इंटरफेस पे रिसीव करा, करेक्ट, तो मैं कभी भी इसको इस इंटरफेस से बाहर नहीं निकालूंगा। क्या इस इंटरफेस से निकाल सकता हूं, समझ आ गया, स्प्लिट होराइजन। यही कंसेप्ट एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड कहां पे है, EIGRP में, करेक्ट है? अब गाइस बहुत ध्यान से समझो, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना, मेरा कोई ट्रेनर भाई बाहर खड़ा है और यार चाय के लिए पैसे नहीं दे दे, जब तक वो मुझसे मांगेगा नहीं, मुझे पता लग जाएगा वो 10 रुपए मांग रहे हैं? आप मान लो फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे, आपको कोई मिला, मैंने भाई 10 रुपए दे दे, आपके पास थे या नहीं थे, जब तक वो मांगेगा नहीं आप दे दोगे, नहीं दे सकते। तो एक बात बताओ, जब आप 10 रुपए किसी को नहीं दे सकते तो बिना मांगे राउट दे देगा, मांगने पड़ेंगे ना, रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो रिप में दो मैसेजेस होते हैं, एक होता है रिप रिक्वेस्ट मैसेज और एक होता है रेस्पॉन्स मैसेज। क्या होता है, रिप रिक्वेस्ट मैसेज और रिप रेस्पॉन्स मैसेज। ये बंदा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये बंदा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अगर रिस्पॉन्ड 30 सेकंड के अंदर अगर आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट हमेशा एक बार, वंस रिक्वेस्ट हमेशा कितनी बार होगी, सिर्फ एक बार। रिस्पॉन्स में हर 30 सेकंड में भेजूंगा उसे,
ताकि मैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहे। क्यों? क्योंकि रिप इज अ यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर होता है 520। अब यूडीपी का मैसेज गया गया नहीं गया नहीं गया, तो इसलिए मैं हर 30 सेकंड पे उसे अपडेट भेजता हूँ, करेक्ट। लेकिन एक बात मान ले, अगर मेरे पास 500 राउट्स हैं और मैं हर 30 सेकंड पे उसे अपडेट भेज रहा हूँ, मेरी तो लग गई है ना बाजी। तो अब हमने क्या करा, हमने IGRP नाम का एक प्रोटोकॉल बनाया। क्या बनाया? IGRP। उसमें जब हमने अपडेट टाइम, EIGRP नहीं बनाया अभी, क्या बनाया? IGRP। उसमें हमने अपडेट टाइमर को बढ़ा के 30 से कितना कर दिया? 90 सेकंड, 1.5 मिनट, 90 सेकंड 1.5 मिनट, 1.5 घंटा नहीं, ठीक है माना, तो 2 घंटे हो गए, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है सर जी, कितना हो गया? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के बाद अपडेट देगा। लेकिन एक बात बताओ, 1.5 मिनट के बाद भी तेरे पागल है क्या? 500 राउट भेजा हर 1.5 मिनट पे, दिमाग सही है इसका? अब हमने क्या करा, अब कुछ बंदे बैठे सिस्को में, एक जगह कॉन्फ्रेंस चल रही थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी शायद, या कोई और सी यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास कोई ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ही एक बैकअप पाथ के लिए जगह रखे। मान लो किसी की कोई एक मैट्रिक है, वो अलग आ रही है, या ईडी वैल्यू अलग अलग है, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही नहीं होता कि दूसरा वाला राउट है कहाँ, है ना भाई। वो डाउन गया तो वो अप आ गया दूसरा वाला। उन्होंने कहा कि यार मान लो अगर मेरी एडी वैल्यू चेंज है या मैट्रिक मेरी डिफरेंट आ रही है, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो बैकअप पाथ स्टोर करके रखे। ये जो बात थी वो इन चाचा ने कही थी। चाचा दिखा देता हूँ तुम्हें, ये रहे चाचा, ये इन चाचा ने बात कही थी किसी कॉन्फ्रेंस में। ये चाचा दिखाई दे रहे हैं, ये चाचा हैं OSPF के पापा। EIGRP का आइडिया भी इन्हीं चाचा का था। इन चाचा के आइडिया को इन्होंने पेटेंट नहीं करा था, इन्होंने सिर्फ एक सजेशन नहीं होता है ऐसे ही छोड़ दी थी। सिस्को वालों ने पकड़ लिया, यार ये बुड्ढा बात सही कह रहा है ना, इससे तो सामान बेचा जा सकता है। उन्होंने क्या करा कि इनकी बात सुन के उन्होंने कहा एक काम करो, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है सबको मिला के एक बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल बना के देते हैं पब्लिक को। और सिस्को ने उस राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से 1985 से लेके 2015 तक मार्केट को 100% कैप्चर पे रखा है। उन्होंने कहा सारे राउटिंग प्रोटोकॉल लेके आओ और जिसकी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं सब उठा लो और उठा के कहाँ डाल दो? एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। उन राउटिंग प्रोटोकॉल को आप EIGRP बोलते हो। आइडिया इनका था, इंप्लीमेंट किसने करा? सिस्को ने। ठीक है सर जी, अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, आपको पता लग गया EIGRP कैसे बना, ठीक है। अब जब हम मिलेंगे अगले हफ्ते तो हम बात करेंगे EIGRP के ऊपर। धन्यवाद। आपने जो स्प्लिट लोकेशन बताया है